ये दो ऑलमोस्ट है भी दो ये हो जाएगा। सील होनी आप करें ये इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। उसके बाद है हमारे पास पार्लियामेंट, आर्टिकल 50 के मुताबिक पार्लियामेंट हमारे पास कुछ इस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबसे सीनियर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास सेनेट और नेशनल असेंबली। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा नेशनल असेंबली से होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आर्टिकल 50 की। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, जो कि मैंने अभी बता दिया, सेनेट और नेशनल असेंबली। आर्टिकल है हमारे पास 51 बताता है नेशनल असेंबली के बारे में। नेशनल असेंबली की जो हमारी पिछली सीटें थी वो 342 थी, लेकिन अब जो सीटें हैं वो 336 है, यानी 326 जनरल सीटें हैं। उसके बाद फिर जो है वो रिजर्व सीटें हैं फॉर नॉन मुस्लिम। ये हमारी सीटों का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर बात करें हम इसकी आर्टिकल 52 की, ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन कितनी है? तो ये नेशनल असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर। जब भी नेशनल असेंबली का पहला इजलास शुरू होता है उससे लेकर अगले 5 साल तक नेशनल असेंबली अगर किसी रीजन की वजह से डिसॉल्व नहीं होती तो 5 साल तक जाएगी। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 53, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है, अब जब भी नेशनल असेंबली का नया इजलास कंडक्ट होता है, जो सबसे पहली मीटिंग उसमें कंडक्ट की जाती है, उसमें क्या होता है कि उसमें स्पीकर का इलेक्शन होता है। पहले सबसे पहले स्पीकर को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन कह रहे हैं या इलेक्शन कह रहे हैं। जो सबसे मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वो अपना कैंडिडेट देती है, दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट देती है, और अल्टीमेटली जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है। इसमें एक क्वेश्चन था, जब मैं अलग भी कर रहा था तो मैंने अपने टीचर से सवाल किया कि सर जो स्पीकर होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया स्पीकर तब तक सीट को होल्ड करेगा जब तक नया स्पीकर इलेक्ट होके नहीं आता। मैंने कहा कि अगर नया स्पीकर जब तक नहीं आएगा, पुराने तक स्पीकर सीट को होल्ड करेगा, तो वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेगा? तो फिर इसका अल्टीमेट जवाब ये है कि जब एक सेशन खत्म हो जाता है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो स्पीकर की जो जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ इमरजेंसी पड़ती है। चाहे वो स्पीकर रहता ही है लेकिन फिर भी वो आम लोगों की तरह ही होता है। जैसे बाकी कैंडिडेट्स अपने अपने इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते हैं, वो भी अपने इलाके में अपने हल्के में जाकर अपने इलेक्शन की कैंपेन वगैरह कर सकता है। लेकिन जब कभी इमरजेंसी में इजलास बुलाना पड़ गया या इंटरिम कैबिनेट जो होती है उसने उसको बुलाना पड़ गया, तो उसको हेड वही स्पीकर ही करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर। बिफोर एंटरिंग अपॉन हाउस ए मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसके बाद व्हेन द स्पीकर ऑफिस इज वैकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एनी केस, द डिप्टी स्पीकर शैल elect as speaker, and if it at that time the speaker is also absent or is unable to as speaker due to any case, and member as being determined by the rules of procedure and assembly shall be preside at the meeting of assembly. अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है तो जो मौजूद है पार्लियामेंट में, जो मेंबर मौजूद है नेशनल असेंबली में, वो अपने स्वाबदीद पर किसी को भी स्पीकर बना के ऊपर हेड करवा सकते। उसके बाद ये 7 चीजें हैं जी। इफ ही ऑफिस ऑफ स्पीकर, द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वैकेंट, he resign his office, he ceased to member of the assembly, he is removed from office by resolution of assembly। यानी ये 3 तरीके हैं जब वो स्पीकर को हटाया जा सकता है। पहला वो छोड़ दे, दूसरा उसकी सीट चली जाए तो उसके ऑफिस को सीज कर दिया जाए, तीसरा
वो उसको सीट छोड़ दे या उसको सीट से हटा दिया जाए बाय रेजोल्यूशन। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 54। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हुआ? इतने कौन चढ़ी गई? बच्चे मां को ऐसी बात कर ले भजन तुसी बनानी है ना, इसलिए ਤੁਹਾਡੇ को ताज भेजे है। नहीं नहीं ठीक है, बनाओ भजन। मैं सुबह जाना है, ये याद रखे। ओके। अच्छा बुखारी साहब, इसको अपने जो माइक है इसको ऑफ कर दे। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 54, समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का इजलास या उसकी समनिंग कैसे होगी? द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम के हवाले से President may from time to time summon either house or both houses or parliament in joint sitting to meet at such time and place as things fit and may also be prorogued the same. There shall be at least 3 sessions of National Assembly. एक साल में ये कहा जाता है कि नेशनल असेंबली के कम से कम 3 सेशन होंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो पहला सेशन होता है उसमें प्लेस टाइम, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट की जो प्लेसेस है नेशनल असेंबली की या सेनेट के उधर बैठ रहे हैं। And National Assembly every year and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the Assembly in one session and the date appointed from its first sitting in next session. 120 दिन से ज्यादा अरसा ना गुजरा हो पहली मीटिंग से दूसरी मीटिंग के दरमियान जो टाइम होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिस सेक्शन वर्किंग डेज इंक्लूड्स एनी डे ऑन विच देयर इज ए जॉइंट सिटिंग एंड एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 days for which the National Assembly is adjourned. बात क्या है? वर्किंग डेज को कहा जाएगा जब नेशनल असेंबली का इजलास किसी न किसी तरह से हो रहा हो। उसके बाद है ऑन रिक्विजिशन signed by not less than 1/4 of total members of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of requisition, and when the Speaker has summoned to Assembly only may prorogue. बात ये है कोई भी requisition होगी तो 1/4 of total membership, कोई भी requisition को फाइल करनी है 1/4। उसके बाद अगली चीज ये है कि 14 दिन का समन दिया जाएगा इस रिक्विजिशन के लिए, ये जो इजलास 14 दिन के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 55 है, वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम subject to constitution, all decision of the National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the present person presiding shall not vote except in the case of equality of vote. यानी वोटिंग का जो कोरम है वो सिर्फ प्रेजेंट मेंबर ही वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हुआ? स्पीकर। तो जब तक कोरम चल रहा है वो वोट कास्ट नहीं करेगा, जब दोनों तरफ से टाइम होता है फिर वो वोट कास्ट करेगा। उसके बाद है इफ एट any time during a sitting of National Assembly the intention of person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the Assembly is present
he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. अगर असेंबली का इजलास चल रहा है और 1/4 की जो तादाद पूरी नहीं हो रही, जो सेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 56, address to president. Address by president. The president may address either house or both houses address together and may from the purpose require the attendance of members. अब जो सदर है वो हर साल एड्रेस करेगा दोनों हाउसेस को, चाहे दोनों को इकट्ठा कर ले चाहे सेपरेट सेपरेट कर ले। The president may send message to either house whether with respect to a bill then pending in parliament or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with the convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. At the commencement of the first session after such each general election to the National Assembly and the commencement of the first session of each president shall address both houses assembled together and inform the parliament. यानी जो सदर है हर इलेक्शन के बाद, हर असेंबली के बाद जो क्या करेगा, पहले दोनों को कर सकता है, किसी एक को भी करेगा एड्रेस। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट to speak and otherwise take part in the proceeding of either house or a joint sitting or any committee thereof of which he may be named a member but shall not be which of this article be entitled to vote. अब बात क्या है, आर्टिकल 56 से आगे कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं फेडरल के या लॉ मिनिस्टर है, इनको राइट है कि ये किसी भी क्वेश्चन के खिलाफ आंसर करने के लिए बोलते हैं। ये नहीं कि जब भी कोई आंसर देगा कोई भी उठ के दूसरी पार्टी का बंदा उसको आंसर करने लग जाएगा, ऐसा नहीं। Dissolution of National Assembly. The President shall dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister. आर्टिकल 58 कहता है कि जो सदर है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेगा। And National Assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so एडवाइज्ड। 48 आवर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बड़ी मजे की है, ये अलग सुनने वाली। Reference in this article, Prime Minister shall not be construed to include reference to a Prime Minister against whom a notice of resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon or against whom such a resolution has been passed or who is continuing to office after his resignation or after the resolution of National Assembly. जब प्राइम मिनिस्टर के नाम रेजोल्यूशन आ गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तब वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता, उसके पास वो पावर नहीं रहेगी। ठीक है, यही केस है इमरान खान वाला। इमरान खान के खिलाफ पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आ गई थी, साथ में उसने क्या किया, प्रेसिडेंट को खत लिख दिया। यानी जो हिस्ट्री के वाकयात होते हैं वो आपको इसको समझाने के लिए होते हैं। Notwithstanding anything contained in clause 1-2 of Article 48, the President may also dissolve the National Assembly in his discretion where a vote of no confidence having been passed against the Prime Minister, no other member of National Assembly command the confidence of the majority of the members of National Assembly in accordance with the provision of Constitution and ascertain in session of National Assembly summoned for the purpose. President भी कर सकता है, also dissolve. उसके बाद है कि हमारा नया टॉपिक है कि ये चला आर्टिकल 50 से 58 का नेशनल असेंबली। उसके बाद अब आ गया हमारा टॉपिक सेनेट। सेनेट स्टार्ट होता है आर्टिकल 59 से। Senate shall consist of 96 members. Senate कितने members पर है? 96 members.
इससे पहले हमारी जो सेनेट थी उसकी तादाद थी 104, 104। ये जब इसमें अमेंडमेंट की गई, कोटा वगैरह में सारा कुछ चेंज किया गया, तब नेशनल असेंबली की भी सीटें कम, सेनेट की भी कम। अब जो हमारी सेनेट है, सेनेट एक ऐसी पोजीशन है जहां पर इक्वल सीटें होती हैं हर प्रोविंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए उसकी, तो क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली की, तो नेशनल असेंबली की पंजाब की सीटें हैं जी 173, 173। सिंध की सीटें खाली 75। लेकिन सेनेट ऐसा फोरम है जहां पर हर प्रोविंस के जो सेनेटर होंगे वो इक्वल डिवाइडेड होंगे। So 14 shall be elected by the members of each provincial assembly. तो 14 मेंबर हैं each province, हर सूबे से 14। 2 on general seats and 1 woman on technocrat, including Alam, shall be elected from the federal capital. 4 जो है वो सिर्फ फेडरल कैपिटल से, इसको एफसी लिखते हैं, फेडरल कैपिटल। 4 women shall be elected by the member of each province assembly. 4 खवातीन जो है, 4 women from each province। उसके बाद 4 technocratic including ulama shall be elected by the members of each province assembly। 4 जो है वो टेक्नोक्रेट होंगे हर सूबे से, और 4 पूरे मुल्क के लिए नॉन मुस्लिम होंगे एक हर सूबे से। इनको अगर आप काउंट करें तो ये बनते हैं हमारे 56, ये बन गए 56 और 4 60, 60 और इनको 16 16 32, 32 और ये इनको मिला के आप 56 कर सकते, 32 और 36, 60 और 36, 96। ये हमारे सेनेट के मेंबरान बनते हैं। अब बात करते हैं इनकी। Election to fill the seat Senate allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The Senate shall not be subject to dissolution, but the terms of its member who shall retire as follows shall be 6 years. आप जो सेनेटर होते हैं ये रिटायरमेंट के लिए नहीं, सॉरी सेनेट जो है ये डिसॉल्व नहीं है। जो सेनेटर का पीरियड होता है वो 6 years होते हैं retirement. 6 years for retirement of the member referred in paragraph 1 of clause 2, when 7 shall retire after expiration of first 3 years. आप टोटल इनकी रिटायरमेंट पीरियड कितना है 6 years, लेकिन जो टोटल मेंबर है उसने आफ्टर 3 years रिटायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सूबे के 14 है, 14 में से 7 सेनेटर 3 साल गुजरने के बाद रिटायर हो जाएंगे। Of the member referred to in paragraph of the aforesaid clause, 1 elected on general seat shall retire after the expiration of first 3 years. वही सारी बात है, आप कैसे कैसे ये इलेक्ट होते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं। आर्टिकल 60 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी एज कितनी है 25 ईयर, यानी चाहे नेशनल का हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली का, वो 25 साल के लिए 25 साल का हो, ग्रेजुएशन उसकी हो तो वो मेंबर बनता है।
लेकिन सेनेट का 30 ईयर का, 30 ईयर से कम सेनेटर नहीं बन सकता। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जिस तरह हमने सबसे पहले पढ़ा नेशनल असेंबली, आर्टिकल 53 के मुताबिक स्पीकर इलेक्ट होता है। यहाँ पर 69 के बाद है आर्टिकल 60 कहता है कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इट शैल एट फर्स्ट मीटिंग एंड टू exclusion of any other business elect from amongst the members chairman and deputy chairman। सबसे पहले कौन इलेक्ट हुआ? चेयरमैन। उसके बाद कौन इलेक्ट हुआ? डिप्टी चेयरमैन। और इनकी टर्म भी 3 साल की है, चाहे चेयरमैन है चाहे डिप्टी चेयरमैन है, टर्म कितनी है? 3 साल की। आर्टिकल 61 other provision relating to senate, the provision of clause 2 to 7 of article 53, clause 2 and 3 of article 54(7), ये वही बात है जो उधर बताएगी कि अगर चेयरमैन नहीं होगा तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऐसे चेयरमैन काम करेगा, अगर दोनों नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? उन्होंने रिटायरमेंट सॉरी ऑफिस छोड़ना है तो कैसे छोड़ेंगे? या खुद रिजाइन करेंगे या वो किसी वजह से ऑफिस सीज हो जाएगा या वो उनको किसी रेजोल्यूशन की वजह से हटा दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं? Speaker and Deputy Speaker will reference respectively the Senate Chairman and Deputy Chairman as if in the proviso to said clause 2 of 50 Article 54 for the word 130 the word 110 were substituted। ये आर्टिकल में अमेंडमेंट की गई थी, उसकी बात बताई जा रही है, उसकी क्या कुछ चीजें ऐड की गई। अब बात करते हैं उन दो आर्टिकल की जिन पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। आर्टिकल 62 एंड 63, ये 62-63 आर्टिकल इसका पार्लियामेंट का ये आर्टिकल 62 एंड 63 ये ऐसे आर्टिकल है कि जो पाकिस्तानी बंदा थोड़ा बहुत भी न्यूज चैनल देखता है आधा तो उसको पता हो। आर्टिकल 62 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। 62 के मुताबिक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट, ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का शहरी हो। ही इज इन द केस ऑफ नेशनल असेंबली नॉट लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज एंड हैज एनरोल्ड एज ए वोटर इन एनी इलेक्टोरल रोल। नेशनल असेंबली के लिए या प्रोविंशियल असेंबली के लिए आपकी उम्र 25 साल और आप कहीं ना कहीं पे वोटर मेंबर हो। उसके बाद और मुतलका जो उस वक्त का जो वोटर लिस्ट आती है उसमें किसी न किसी जगह पे आपका वोट हो। उसके बाद बात करते हैं एनी पार्ट ऑफ ए पाकिस्तान फॉर इलेक्शन टू ए जनरल सीट और ए सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम एंड, वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इलेक्शन लड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो लाहौर का बंदा है वो पेशावर में इलेक्शन नहीं लड़ सकता या अगर क्या कहते हैं सिख में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे खान साहब ने जब दिल्ली इलेक्शन आए थे तो पूरा मुल्क से 8 सीटों पर वो खुद ही खड़ा हो गया। तो ये रेफरेंसेस जो होते हैं ये चीजें बताने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। एनी एरिया इन ए प्रोविंस फ्रॉम व्हिच he seeks membership for election to a seat reserved for women, sorry she seeks, अगर खातून की कोई सीट है वो पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंशियल एरिया से सीट रिजर्व पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी he is in case of senate not less than 30 years of age and enrolled as a voter in any area of province। जो सेनेटर बनना चाहेगा उसकी एज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसका 20 साल और वो जिस दिन सुनेगा सेनेटर बनेगा उसके किसी हिस्से से क्या होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा। उसके बाद है he is of good character and not is commonly known as one who violates Islamic injunction। वो किरदार का अच्छा होगा और कहीं के भी उसकी मशहूरी इस्लाम के अमीर से नहीं होगी, इसने इस्लाम की कोई वायलेशन की। He has adequate knowledge of Islamic technique, teachings, practice, obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sin। दूसरी बात, उसके पास इस्लाम का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इस्लाम के तरीक़ार का पता होना चाहिए और वो मेजर गुनाहों से बचा होगा। He has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of country or opposed the ideology of Pakistan।
जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद उसने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम ना किया किसी भी हवाले से। अब बात करते हैं 63 62 में जो है हमारी क्वालिफिकेशन, 63 बताता है डिसक्वालिफिकेशन। A person shall be disqualified from the being elected or chosen as and from being members of a parliament. He is unsound mind and has been so declared by competent court. अगर वो किसी अदालत से पात्र डिक्लेयर करार दे दिया वो मेंबर नहीं बन सकता। He is an undischarged insolvent. अगर कोई दिवालिया हो जाए उसके बाद he ceased to be citizen of Pakistan, acquires the citizenship of foreign state. अगर कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क की मेंबरशिप ले लेता है तो वो भी नेशनल असेंबली या पाकिस्तान के पार्लियामेंट का मेंबर बनने के काबिल नहीं है। He holds an office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holder. अगर उसके पास कोई सरकारी ऑफिस है या कोई मुलाजिम है, जॉब होल्डर पर्सन है, if he holds an office of profit in the service of Pakistan तो वो भी क्वालिफाइड नहीं कर सकता। He is in the service of any statutory body or any body in which is owned controlled by government. ये भी उसी तरह की बात है, जब अगर गवर्नमेंट की बॉडी के अंदर वो किसी तरह का मुलाजिम है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। Being a citizen of Pakistan by virtue of section 114 of Pakistan Citizenship Act, he is for the time being disqualified under any law foreign courts in Azad Jammu Kashmir and Kashmir from being elected as member of Legislative Assembly of। उसके बाद जो कहीं से he has convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any member prejudicial to ideology of Pakistan। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से गद्दारी की किसी भी मुकदमे में किसी पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट पर पाकिस्तान की मुखालफत की है तो वो कर सकते हैं। He has been or conviction for any offense involving moral attitude sentence to imprisonment for a term of not less than 2 years unless period of 5 years has elapsed since he release। यानी अगर किसी बंदे को कोई सजा हो गई तो उसके 2 साल के 5 साल निकल जाने के बाद वो एलिजिबल है, अगर गुजरने से पहले वो आता है वो एलिजिबल नहीं। He has उसके बाद he has been dismissed from the service of Pakistan or service of corporation or office set up or controlled by the federal government, provincial government or local government on the grounds of misconduct unless a period of 5 years has elapsed since his dismissal। ये भी वही बात है, अगर किसी जॉब से उसको निकाला गया है तो उसका 5 साल का अगर पीरियड पूरा नहीं हुआ अभी तक तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। यही तो अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। इसमें एक और भी अमेंडमेंट करना चाह रहे थे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है जो लाइफ टाइम का है उसको उन्होंने 5 साल में ले आए थे, जिसकी वजह से फिर नवाज शरीफ आया वापस, इसी का फायदा उठाकर। He has been in the service of Pakistan of any statutory body or in body which is owned or controlled by government or to which government has controlling share interest unless a period of 2 years has elapsed since he ceased to be in such service। वही सारी बात है। उसके बाद he whether by himself or any person or body of person interest for him or for his benefit or his account or a member of Hindu undivided family has any share or interest in a contract not being a contract between a cooperative society and government for the supply of goods to or for the execution of any contract or for performance and service undertaken by government। वही बात है। Provided that disqualification under the paragraph shall not apply to the persons। अब इन पर वो चीजें अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आर्टिकल 63A पर आते हैं, ये फर्दर उनकी अब एक्सप्लेनेशन होना शुरू होगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन, इस पर अभी फैसला आया है, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पर फैसला आया। If a member of a parliament party composed of a single political party in house resign from membership of his political party or join another parliamentary party,
अगर एक पार्टी के नाम पर वो इलेक्ट होता है और दूसरी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सीट क्या होगी, डिफेक्शन की बेस पर खत्म हो जाएगी। Vote or abstain from voting in house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of prime minister or chief minister, or a vote of confidence or vote of no confidence, money bill or constitution amendment bill, he may be declared in writing the party had to have defected from the political party, and party had may forward copy of the declaration to presiding officer and chief election commissioner, and shall similarly copy of thereof be member concerned. चौधरी प्रवेश इलाके वाला वाक्य सेम ही अप्लाई हुआ था। पार्टी एड में कहा कि वोट जाएगा नून लीग के खाते में, लेकिन प्रवेश इलाके खुद कैंडिडेट था, चाहे इलेक्शन उसने काफी से लड़ा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वो एलिजिबल नहीं था खुद को वोट कास्ट करने के। तो इस पर वो क्या, जो हमारा जो दूसरा स्पीकर था उसने क्या किया, तो उनके 10 वोट जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। A member of house shall be deemed to be member of parliamentary party if he having been elected as a candidate or nominee of political party which constitute the parliamentary party in house, or having been elected otherwise than as a candidate or nominee of political party has become a member of such parliament party after such election by means of declaration in writing. Upon receipt of the declaration under Article Clause 1 of the presiding officer of the House shall within 2 days refer, and in clause fail to do so, it shall be deemed that he has referred the declaration to Chief Election Commission, who shall lay the declaration before the Election Commission for its decision. ये कौन सा था? यानी ये वो सारी टर्म्स हैं जिसके तहत हमारा बंदा जो है ऑन डिफेक्शन की बेस पर मेंबर नहीं रहता। उसके बाद वेकेशन ऑफ सीट से आर्टिकल 64, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे बी राइटिंग under his hand address to speaker, or as case may be chairman resign his seat and thereupon his seat shall be become vacant. कोई भी मेंबर जो है वो अपनी सीट ऑन रेजिग्नेशन की बेस पर छोड़ सकता, अगर फौत हो जाए तो अलग बात। Oath of members, a person elected to a house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the 3rd schedule. अब जितने भी oath हैं ये चीज याद रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट किस शेड्यूल के तहत लेता है, किस शेड्यूल के तहत लेता है, वो 3rd शेड्यूल के तहत लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर दफा पेपर में पूछा गया। कहते हैं कि कोई भी बंदा उस वक्त तक वोट को यूज नहीं कर सकता जब तक वो बंदा ओथ नहीं ले लेता और ओथ पर साइन नहीं कर लेता। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस हासिल है, इनको मैं नहीं पढ़ रहा। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ए हाउस में मेक rules for regulating its procedure and the conduct of its business, shall have power to act notwithstanding anything vacancy the membership thereof, and any proceeding house shall not be invalid on the ground that some persons who were not entitled to do so voted or otherwise took part in the proceeding. अब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट को ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके मुताबिक पार्लियामेंट के हाउस चलेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन, no discussion shall be take place in parliament with respect to the conduct of any judge of Supreme Court or of High Court in the discharge of his duty. आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी जज, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उनकी ड्यूटी के मुताल्लिक पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी। 69 courts not inquire into proceeding of parliament, the validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. अब जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69, उसको भी इन क्वेश्चन नहीं लाया जा सकता बाय द कोर्ट खुद से। हाँ, तो मेंबर उसको लेके जाता है, वो एक अलग डिबेट है, जिस तरह भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अलग से बनाने लगे। Introduction and passing of bill, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate either house and shall, if it is passed by the house in which
it originated by transmitted to the house, and if bill is passed without amendment, the other house also it shall be presented to the president. बात क्या है, कोई भी हाउस कोई भी बिल भेज सकता है, चाहे नेशनल असेंबली भेजे चाहे सेनेट भेजे, लेकिन एक चीज डिक्लेयर है कि अगर कोई भी पार्टी उसको अपोज नहीं करती तो दूसरा हाउस क्या करेगा, उस बिल को सदर के पास असेंट के लिए भेज देगी। लेकिन जो जितने भी फाइनेंशियल मैटर है वो हमेशा नेशनल असेंबली से होते हैं। If a bill transmitted to a house under clause 1 is passed with amendments, it shall be sent back to house in which it originated, and if that house pass the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. अगर दूसरे हाउस से कोई ऑब्जर्वेशन आती है जिसमें कोई चेंजेस करे तो वो बिल वापस उसी हाउस को भेज दिया जाता है जिससे वो जारी किया गया हो। If a bill transmitted to a house under clause 1 is rejected or is not passed within 90 days of its laying in house, or a bill sent to house under clause 2 with amendments is not passed by the house, which such amendment the bill at the request of house in which is originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by the votes of majority of members present and voting in joint sitting, it shall be presented to president for assent. अगर एक जो बिल है वो भेजा गया 90 डेज के अंदर उसका कोई फैसला नहीं, दूसरे हाउस में भेजा किसी अमेंडमेंट करे वो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो बिल ज्वाइंट सिटिंग में पेश कर दिया जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग में सुनने के बाद मेजोरिटी में जो फैसला होगा उसके बाद उसको प्रेसिडेंट में भेज दिया जाएगा। मिटिगेशन कमेटी है, ये आर्टिकल नहीं है। उसके बाद प्रोसीजर है ज्वाइंट सिटिंग, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द चेयरमैन मेक रूल द as a procedure with respect to joint sitting of and communicate between two houses. अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, नेशनल असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन के साथ बात करने के बाद बताएगा कि दोनों हाउसेस का जो अजलास है वो कैसे कंडक्ट करना है। प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, notwithstanding anything contained in section article 70, money bills shall originate at national assembly. जितने भी फाइनेंस बिल है नेशनल बिल है वो सारे कहां से ओरिजिनेट होंगे, नेशनल असेंबली से। हाँ, सेनेट उस पर रिकमेंडेशन दे सकती है, बिल जारी नहीं कर सकती। ये वही बात है जैसे ब्रिटिश में होता है कि पहले जितने बिल थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जाते थे, फिर उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन पावरफुल ज्यादा है, फिर क्या हुआ कि सारे जो बिल है वो हाउस ऑफ कॉमन की तरफ से जारी होने लग गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने नाम के अलावा अपना कुछ भी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारा यूके का, हमारी अमेंडमेंट सारी जितनी भी है वो अपने फायदे के लिए है और कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से चुराई होती है। जैसे जुल्फकार ने भुट्टो लीडर कैसे था, वो पुराने मुफक्कर की 2000 किताबें पढ़ के उसमें से अच्छे अच्छे जुमले उठा के वो लीडर बना, उसी तरह फिर खान साहब ने आके आवाम को किया। तो ये एक हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन। Federal government consent required for financial measures. Any bill, and a money bill or bill of amendment which it enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund, withdrawal from the public account of the federation, or affect the coinage or currency of Pakistan. The constitution or function of State Bank of Pakistan shall not introduce or move parliament except by the with consent of federal government. कोई भी बिल है, कोई भी कुछ भी है, फेडरल गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होगा और उनकी मरहूने मिन्नत हो, जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं, चाहे किसी पब्लिक अकाउंट से पैसे उठाने। President assent to bills. When a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days send to bill. In the case of bill other than a money bill, return to bill to Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be considered and that any amendment specified in this message considered. अगर सदर के पास बिल है, पहली बात तो ये है कि कोई मनी बिल है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो उसको पास करेगा। इसके अलावा कोई बिल है तो अगर वो पास नहीं करता तो उस पर वो कोई भी मैसेज कोई रिकमेंडेशन देना चाहता है तो वो कंसीडर होगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन. A bill pending in either house shall not lapse by reasons of its prorogation of
The House, a bill pending in the Senate which has not been passed by the National Assembly shall not lapse on the dissolution of the National Assembly. अगर एक बिल कोई भी बिल है अगर पेश कर दिया गया चाहे किसी भी हुकूमत से तरफ से दिया गया हो, रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली के साथ उस बिल का खत्म हो जाना जुड़ा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी ना, सेनेट में तो वो बिल का वजूद रहेगा। तो इस तरह कोई भी असेंबली अगर डिसॉल्व होती है नेशनल असेंबली तो वो बिल खत्म नहीं होगा। Tax to be levied by law only. No tax shall be levied for the purpose of federation except by or under the authority of the act. कोई भी टैक्स को कुछ भी लगाना है वो फेडरल के खिलाफ नहीं लगा सकता। Federal Consolidated Fund and Public Account. All revenue received by the federal government, all loans raised by that government, and all money received by its repayment of any loan shall be part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund. जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से या फेडरल अकाउंट से ही जाती हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 79 custody of federal consolidated fund and public account. The custody of federal consolidated fund, the payment of money into that fund, the withdrawal of monies therefrom, the custody of other monies received by or on behalf of federal government, their payment into any withdrawal from the public account, the federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by act of parliament or until provision in that behalf is so made by rules made by president. यानी कोई भी बिल है पहले तो पार्लियामेंट की बनती है उसके बाद प्रेसिडेंट की बनती है। एनुअल बजट, federal government shall in respect of every financial year cause to be laid before the National Assembly a statement of estimated receipt and expenditure of the federal government for that year in this part referred as to annual budget. जितनी भी चीजें हैं वो नेशनल असेंबली में पेश की जाएंगी, ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारा बजट है, ये हमारा रेवेन्यू है, तो वो सारा बताया जाएगा। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये सारे जो फंड्स हैं, चाहे चीफ इलेक्शन है, ऑडिटर जनरल है, स्पीकर के खर्चे हैं, चेयरमैन इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये सारे क्या हैं कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगे। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, so much of annual budget statement as relates to expenditure charged upon the federal government consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to vote of National Assembly. So much of annual budget statement as relates to other expenditure shall be submitted to National Assembly in the form of demands for grants, and Assembly shall have power to assent or to refuse to assent to any demand or assent to any demand subject to reduction of amount specified therein. अब बात ये है कि जो बजट है वो जितना भी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा और उनकी जितनी भी डिमांड बट शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ द नेशनल असेंबली। डिस्कस तो होगा बजट, लेकिन बजट को वोट में नहीं डाला जा सकता है। वो किसका काम है? वो हमेशा गवर्नमेंट का काम बजट पेश करना। लेकिन जो जितने भी मेंबरान है वो डिमांड करते हैं बजट की, तो उसको रिड्यूस करना, अमेंड करना वो नेशनल असेंबली का काम। ये नहीं है कि अगर किसी ने 5 करोड़ मांगा है तो उसको 5 करोड़ ही मिलेगा। Authentication of schedule of authorized expenditure. The Prime Minister shall authenticate by his signature and schedules specifying grant made or deemed to have been made by the National Assembly under Article 82. अब जितने भी फंड्स हैं, जितनी भी बड़ी ग्रांट्स हैं या बजट्स हैं, वो अप्रूव कैसे होगा? वो प्राइम मिनिस्टर के साइन के बाद होगा। और उसको डिवाइड कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82. Supplementary and excess grants. If in respect of any financial year it is bound that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new services not included in the annual budget statement for that year, that any money has spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year,
the federal government shall have power to authorize expenditure from the federal consolidated fund. एक बजट बनाया गया, उसमें कुछ खर्चे शामिल ही नहीं थे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट मामलात में ऊपर हो गए। गवर्नमेंट के पास अख्तियार है, जो एक्सेस अमाउंट खर्च हुई है उसको भी अप्रूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84। बोर्ड्स ऑन अकाउंट notwithstanding anything contained in the foregoing provision relating to financial matters, the National Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year. यानी हुकूमत के पास अख्तियार है, वो किसी भी मैटर के मुताल्लिक एडवांस में ग्रांट्स बना सकती है। Power to authorize expenditure when assembly stand dissolved. Notwithstanding anything contained foregoing relating to financial matter at any time when the National Assembly stand dissolved, federal government may authorize expenditure from the federal consolidated fund in respect of estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year. जब हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी तो जो हमारी इंटरिम हुकूमत आएगी वो क्या करेगी, ये 4 महीने के लिए अगर कोई इसमें फंड जारी करना है, 4 महीने के अंदर का वो फंड जारी कर सकती है, उससे ज्यादा का नहीं। उसके बाद है हमारे पास सेक्रेटरीज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of post common to both houses. अब कोई भी ममानत नहीं है कि दोनों हाउसेस में जितनी मर्जी पोस्ट बनाया, किसी को वजीर लगा दो, किसी को मिशीर लगा दो, किसी को पार्लियामेंट अफेयर का सेक्रेटरी लगा दो, किसी को पर्सनल अफेयर लगा दो, किसी को खाली हवा का पार्लियामेंट सेक्रेटरी लगा देते हैं, बस अपने लोगों को राजी करने के लिए। जिनको वजारत ना दे दी हो उनको है कोई ना कोई पार्लियामेंट में एक्स्ट्रा एडिशनल सेक्रेटरी लगा देता। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, सदर के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89 पावर है कि वो कोई भी लॉ, आर्टिकल, ऑर्डिनेंस जारी कर। प्रेसिडेंट मे एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन सेशन इफ satisfied that circumstances exist which render to necessary to take immediate action and make and promulgate an ordinance as circumstances may require। जब सेनेट और नेशनल असेंबली मौजूद है तो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, जब ये मौजूद नहीं है तो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस किसी भी वक्त अपने स्वामित्व अख्तियार पर जारी कर सकता है। An ordinance promulgated under this article shall have the same force effective as act of parliament and shall be subject to like restriction as to power of parliament to make law, but every such ordinance shall be laid before the National Assembly if it contains provision dealing with all or any of matter specified in clause 2 or 3 and shall stand repealed at the expiration of 120 days। कोई भी प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, अगर वो चलता रहता है तो कोई उसकी मुखालफत नहीं करता, नेशनल असेंबली आ जाती है तो 20 दिन के बाद तो क्या होगा, हो जाएगा। और उसके साथ ये है कि पार्लियामेंट के होते हुए नेशनल प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं करता, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारा कुछ उसको कंट्रोल दिया गया। बिफोर 18 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी। कल हमारा टॉपिक है जी एडजुडिकेचर कोर्स, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। अभी के लिए अल्लाह।